आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टीसी जाट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज तेल, कोयला। निजी स्वामित्व वाले संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान तो है परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुंच के बाहर है, भंडार कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। संसाधन संरक्षण संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधनों का अपव्यय न हो। भूमि निम्नीकरण विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना। निवल अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, अर्थात वह भूमि जिस पर फसल उगाई जाती है वह काटी जाती है, उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। प्रतिभूमि वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दी जाती है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। बंजर भूमि वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा जो पहाड़ी, रेतीली अथवा दलदली होती है। लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है। ये लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। उत्ख्यात भूमि असमान धरातल वाली उच्चस्थ भूमि जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से गहरी अवनलिकाएं की पंक्तियां बन जाती है और संपूर्ण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। विभेदीय अपरदन के कारण कठोर एवं प्रतिरोधी शैलें समीपस्थ भूमि के ऊपर लंबे स्तंभ अथवा उच्च सपाट भूमि के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह भूमि पशु चारण तथा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है।
भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर जलोढ़ मृदा। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर काली मृदा, रेगड़ मृदा। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा और अग्न्य शैलों के द्वारा हुआ है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखिए। उत्तर उच्चावच, जनक सेल, जलवायु, वनस्पति, सस्तर सेल, ह्यूमस, समय। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं के नाम लिखो। उत्तर जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा व वन मृदा। वन मृदा की दो विशेषताएं लिखो। उत्तर नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा। हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित। मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। उत्तर रंग लाल और भूरा, रेतीली और लवणीय, ह्यूमस और नमी की मात्रा कम। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। एजेंडा 21 क्या है? उत्तर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पेश की गई एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी सीढ़ीदार कृषि की जाती है। उत्तर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि। सोपानी कृषि सीढ़ीदार कृषि का क्या लाभ है? उत्तर ये मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। ऐसी मानवीय क्रियाएं लिखो जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। उत्तर अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन, अत्यधिक भूमि जल का निष्कासन। संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है? उत्तर संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक संसाधन संपन्न वर्ग, दूसरा संसाधनहीन वर्ग, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण का होना। खादर और बागर में क्या अंतर है? उत्तर खादर बागर में अंतर। खादर नवीन जलोढ़ मृदा, बागर प्राचीन जलोढ़ मृदा। खादर अधिक बारीक व सिल्ट, बागर मोटे कण व कंकड़। खादर बार बार नवीनीकरण, बागर बार बार नवीनीकरण नहीं। खादर नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। बागर नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाई जाती है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखो। उत्तर जून 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपायों को लिखो। उत्तर नदियों पर बांध बनाकर उसके बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। इसकी गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर की जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं। कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक।
गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीक और कौशल को कहते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, संसाधन सीमित तथा उनका वितरण असमान है। विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण। कुछ संसाधन अनवीकरणीय हैं। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं बताओ। उत्तर, जलोढ़ मृदा संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात, बहुत उपजाऊ, गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयुक्त। काली मृदा की विशेषताएं बताओ। उत्तर, काली मृदा रंग काला तथा दूसरा नाम रेगर मृदा कपास तथा मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्टिक सेलों द्वारा हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।